था कि कोरोना काल में जो मास कम्युनिकेशन मीडियम है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर मुझे आपसे बात करनी है। मेरी जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि कोरोना ने मास कम्युनिकेशन मीडियम पे कोई बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स नहीं डाले हैं, बल्कि मास कम्युनिकेशन मीडियम्स में जो परिवर्तन पिछले 4-5 सालों से या एक दशक से चले आ रहे थे और अगले 5-7 सालों में जो मैनिफेस्ट होने वाले थे, जो हमारे सामने बिल्कुल मजबूती से सामने आने वाले थे, उनको बहुत स्पीड अप कर दिया है कोरोना ने। कोरोना काल ने मीडिया के, मास कम्युनिकेशन मीडिया की उन सारी चीजों को स्पीड अप कर दिया। निशीत सर को मैं देख पा रहा हूं अपनी विंडो में, उनको सादर प्रणाम करता हूं। और वो अब जुड़े हैं। पहले उनका भाषण सुनकर और उनकी बात सुनकर बोलता तो और आनंद आता, लेकिन सर को प्रणाम करता हूं, वो जुड़ गए हैं। तो मैं ये बात कहना चाह रहा था कि कोरोना ने जो है, जो हम 4-5 साल बाद जो चीजें देखते हैं उनको मैनिफेस्ट किया है आज ही। मतलब आप ये समझे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, 4x 8x की स्पीड में फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। मीडिया में जो परिवर्तन धीरे धीरे हो रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो जिन चुनौतियों से 2-4 हो रही थी, वो अचानक से जो 2 या 3 या 4 साल बाद जो परिस्थितियां आती, वो आज आ गई कोरोना काल में। अखबारों का रेलेवेंस अचानक से बंद हो गया, लोगों ने अखबार पढ़ने बंद कर दिए, अखबार डर के कारण अखबार घरों में मंगाने बंद कर दिए, लोग ई पेपर की ओर शिफ्ट कर गए, लोग वेबसाइट पर, जो अखबारों की वेबसाइट है उन पर शिफ्ट कर गए, लोग इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन जर्नलिज्म पे लोगों का ज्यादा झुकाव हो गया, लोग टेलीविजन की ओर शिफ्ट कर गए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने जिस तरह से भी अपनी वर्चुअल रैली शुरू की है, मास कम्युनिकेशन का एक मोड था जो जिस तरह से वो लोगों को संबोधित करते थे या लोगों से जुड़ते थे, उन सारी चीजों में बहुत अंतर आया। अभी हम इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं और अभी मैं देख रहा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शायद किसी पर्टिकुलर संसदीय क्षेत्र या अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से वेबिनार या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित हो रहे हैं। तो ये कोरोना ने मास कम्युनिकेशन के मीडियम्स को में एक सहजता लाने का कार्य किया। इसको कहते हैं ना कि अवसर भी है, आपदा तो है, ये अवसर भी है। अवसर इस तरह से मास कम्युनिकेशन मीडियम्स के लिए आया कि जिस चीज को लोगों को समझने में अभी 5-7 साल लगते, वो अचानक से बिना किसी विकल्प के जब उनके सामने आ गया, तो लोगों ने उसको मजबूरी में ही सही अपनाना शुरू किया। तो उसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम भी सामने आएंगे। बुरा परिणाम, जैसे शर्मा सर अभी कह रहे थे कि एनक्रोचमेंट हुआ है, लोगों की पर्सनल लाइफ में एनक्रोचमेंट हुआ है। एक उदाहरण देकर फिर मैं अपने पॉइंट्स पर आऊंगा कि मेरी बहन जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, और उसने मैंने बोला कि बेटा कैसा काम चल रहा है आजकल, तो उसने बोला भैया पहले शाम को 4-4:30 बजे बॉस कोई चीज बताते थे और कहते थे कि इस पे एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लो, और चूंकि 5 बजने वाला होता था तो वो सोचते थे कि अब तो ये मतलब घर जाने का टाइम है, तो कहते थे वी विल डिस्कस इट टुमारो अर्ली मॉर्निंग। अब परिवर्तन ये आ गया है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो वो कहते हैं एक प्रेजेंटेशन तैयार कर दो, हैव अ टी ब्रेक, वी विल डिस्कस इट आफ्टर 7। सो लोगों का टाइम और काम करने का समय सब घालमेल हो गया है, और लोगों की व्यक्तिगत जो निजता है और लोगों का जो एक व्यक्तिगत स्पेस है उस पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ फायदे भी हैं। जो चलती फिरती जिंदगी अचानक बंद हो जाती, वो बंद नहीं हुई, वो चल रही है। खैर, मैं अपने पॉइंट्स पर वापस आऊंगा। तो मैं सबसे पहले तो मास कम्युनिकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं बात करना चाह रहा था कि प्रिंट मीडिया बहुत तेजी से हिट हुआ है। प्रिंट मीडिया हिट हो रहा था, प्रिंट मीडिया की लीडरशिप में फर्क पड़ रहा था, नई जनरेशन अखबार पढ़ने से अलग हट चुकी थी, और अचानक से इस चीज को बहुत स्पीड अप कर दिया कोरोना ने। कोरोना के लॉकडाउन ने इस चीज को स्पीड अप किया। लोग अब ई पेपर्स पढ़ने लगे हैं, लोग वेबसाइट्स पर जाने लगे हैं, लोग सोशल मीडिया की न्यूज हैंडलिंग को लेकर ज्यादा सहज महसूस कर रहे हैं बनिस्बत की अखबारों को ढूंढें और अखबारों को पढ़ें। इसका एक दुष्परिणाम ये रहा कि अभी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि बहुत सी नौकरियों पर संकट आ गया है। डिस्ट्रिक्ट के या फील्ड के बहुत से ब्यूरोज बंद हो रहे हैं। अखबार के मालिकों को ये पिछले 3-4 महीनों में समझ में आ गया कि जब घर पे रह के हमारा रिपोर्टर बहुत थोड़े से बजट में और बहुत थोड़े से संसाधनों के साथ हमें खबर भेज सकता है, तो हम उसके लिए एक बड़ा सा ऑफिस, एक ब्यूरो, एक डेस्क क्यों बनाएं, उसको हम एक लैपटॉप प्रोवाइड कराएंगे और वो घर से रहकर हमें फील्ड से खबरें भेजेगा। इस तरह की जो थोड़ी थोड़ी परिवर्तन आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अपना एक चैलेंज इसको देखा है
उनकी रीच, उनकी एक्सेस, उनकी अप्रोच हर जगह नहीं पहुंच पाई है। वो जगह जगह जब वो बाइट्स ले लिया करते थे, जगह जगह वो 1-to-1 कर लिया करते थे, जगह जगह वो इंटरव्यूज कर लिया करते थे, पैनल डिस्कशंस बहुत आसानी से लोगों को बुला के कर लिया करते थे, या मीडिया लोगों के समूह बनाकर वो उनमें लोगों के टॉक शोज कर लिया करते थे। वो जो एक कंटेंट था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और उन्होंने अब उन्हें उसके लिए बल्कि एक मेरी हाइपोथेसिस या एक मेरी कल्पना ये भी है कि शायद इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जो है थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल से एडवांस मोड में आगे बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी तक जो उसका स्वरूप था उससे थोड़ा सा ट्रेडिशनल पुराने जमाने के न्यूज बुलेटिन और न्यूज बनाने के तरीकों पर वापस आएगी। क्योंकि अभी उनका जो कंटेंट क्रिएशन था वो फेस टू फेस इंटरेक्शन पर ज्यादा बना हुआ था, और अब वो कंटेंट क्रिएशन कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वो थोड़ा प्रभावित हुआ है। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इफेक्ट पिछले 5-7 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा है। सोशल मीडिया ने मीडिया को एक अल्टरनेट मीडिया, न्यूज मीडिया की हैसियत बनाई है, अल्टरनेट इंटरटेनमेंट मीडिया की हैसियत बनाई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर हम ये कहें कि सोशल मीडिया पर कोई कोरोना काल का बहुत फर्क पड़ा है, तो ये इसके लिए बहुत प्रामाणिक या बहुत अच्छी स्टडी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सोशल मीडिया ऑलरेडी इतनी स्पीड में आगे बढ़ रहा था कि उसमें कुछ और भी स्पीड बढ़ गई हो तो बढ़ गई हो, अदरवाइज तो वो ऑलरेडी उसने अपनी एक एस्टेब्लिश पोजीशन बना ली थी। मास कम्युनिकेशन मीडियम, और हाँ, एक स्पेशल पॉइंट है जो मैंने नोटिस किया है कि कोई भी मीडिया हो वो हमेशा जो है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के कुछ दायरों के अंतर्गत काम करती है, और मीडिया समय काल देश परिस्थिति के अनुसार, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के अनुसार मीडिया हमेशा बढ़ती रहती है। सोशल मीडिया के रेफरेंस में मैंने एक छोटी सी स्टडी की थी जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। अभी हम वेबिनार पे बात कर रहे हैं, या इसको हम गूगल मीट का नाम दे रहे हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया जो है वो वेब 2.0 है। पहले वेब 1.0 था 2004 के पहले तक, जब वन साइडेड कंटेंट क्रिएशन होता था, वन साइडेड कोई एक संस्था होती थी, ऑर्गेनाइजेशन होती थी, एक व्यक्ति होता था जो ऑनलाइन आपको वन साइडेड एक चीज परोस देता था, और आप उसको कंज्यूम करते थे, और आप बहुत ही लेट फीडबैक दे पाते थे उन चीजों पर। बट वेब 2.0 जब आया तो वेब 2.0 ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, वो दिया यूजीसी। ये आप लोगों वाले यूजीसी से थोड़ा अलग है। ये यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजर यानी हम और आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो वेब 2.0 का मेन कंटेंट है। पहले क्या होता था कि अखबार हैं, टेलीविजन चैनल्स हैं, या कोई साहित्यिक संस्था है, उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई, और अपना जो भी उसका कंटेंट है वो उसने आपको कंज्यूम करने के लिए, आपको पढ़ने के लिए दे दिया। आज की डेट में जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का पार्ट ये हो गया कि सोशल मीडिया में यूजर जनरेटेड कंटेंट बहुत बढ़ गया है। यूजर जनरेटेड कंटेंट बढ़ जाने की वजह से हम और आप, जिसको कहते हैं ना फेसबुकिया, पोएट्री लिखने लगे हैं, ट्विटर पे कहानियां लिखने लगे हैं, फेसबुक पे कहानियां लिखने लगे हैं, ब्लॉगिंग करने लगे हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग करने लगे हैं। तो हमने और आपने मिलकर इतना कंटेंट जनरेट कर दिया है जो कि आज के समय में किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी स्टैब्लिश्ड राइटर, किसी भी स्टैब्लिश्ड पोएट या किसी भी ट्रेडिशनल मीडियम को compete करने के लिए अपने आप में सक्षम है। लेकिन इस यूजर जनरेटेड कंटेंट का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हमारे सामने आया है वो आया है फेक न्यूज का। फेक न्यूज के लिए भी हमको ये समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज तो वैसे तो बहुत शुरू से है, जब से अखबार शुरू हुआ है तब से फेक न्यूज है। 1849 या 1856 में एक अमेरिका के एक अखबार ने लिख दिया था कि मनुष्य जो है चांद पर पहुंच गया है। 1870 के आसपास जब भारत में अखबार नहीं आया था, उसके पहले जब वहां अखबार विदेशों में छपा करते थे तो उस समय इस तरह की बहुत सी खबरें छपा करती थी जिनको की काटना बहुत मुश्किल होता था अगले कुछ एडिशन तक। आपको याद होगा 90 के दशक में हमारे अखबारों ने और पुरानी ट्रेडिशनल मीडिया ने गणेश जी दूध पी रहे हैं, शंकर भगवान दूध पी रहे हैं, इस खबर को प्रमुखता से छापा था। तो ये सारी डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज के रूप में हमारे सामने परिलक्षित हुई थी। सोशल मीडिया ने क्या किया, हमारा जो उस डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको कई गुना बढ़ा दिया है।
और ये इस स्पेशली इस पैंडेमिक के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को समझना कि आप इसको एकेडमिकली अगर 3 थ्योरीज को उठाएं तो एक 1976 की सोशल प्रेजेंस थ्योरी है, 1986 में सोशल साइकोलॉजिस्ट की एक थ्योरी है मीडिया रिचनेस थ्योरी, और एक बहुत फेमस थ्योरी है सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी अर्विंग गॉफमैन की। इन तीनों थ्योरीज का जो मिक्सचर है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति टेलीकम्युनिकेशन मीडियम या मास कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू अपना एक सोशल सेल्फ बनाता है, वो अपना एक सोशल सर्कल बनाता है, अपने आप को सोशल सर्कल में रखता है और अपनी एक हैसियत बनाने की कोशिश करता है उस सोशल सर्कल में। और वो उसी की ये सारी थ्योरी, ये दोनों जो चीजें हैं, अपना सोशल सेल्फ बनाना, अपना सोशल सर्कल बनाना, ये डिपेंड करता है। मीडिया रिचनेस थ्योरी कहती है कि कितनी रिच मीडिया है। यानी एक हो सकता है कि आप अपने किसी परिचित को एक लेटर लिख रहे हो पुराने जमाने में, उससे आपकी एक पर्सनालिटी बनती है, एक सेल्फ इमेज बनती है। आप फोन पर बात करते थे, उससे आपकी एक पर्सनालिटी बनती थी। आप वीडियो मैसेजेस करते थे, वीडियो कॉलिंग करते हैं, उससे एक अलग पर्सनालिटी बनती है। हो सकता है कि मेरा एक रिटन मैसेज यहाँ पर पढ़ा जा रहा होता है इस वेबिनार में, तो आप मेरी पर्सनालिटी का आकलन किसी अलग तरीके से करते, और मैं स्वयं लाइव मीडिया में आपके समक्ष हाजिर हूं तो आप मेरी पर्सनालिटी का आकलन अलग तरीके से कर पा रहे हैं। ये मीडिया रिचनेस, जो मीडिया की रिचनेस है, मीडिया की जो समृद्धता है, ये हमारे सोशल सेल्फ को भी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। फेक न्यूज इस मीडिया रिचनेस का बहुत लाभ लेता है। इस मीडिया रिचनेस की और जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है या वेब 2.0 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं सबका जो प्रादुर्भाव या दुष्परिणाम है वो फेक न्यूज के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होता है। कोरोना काल में फेक न्यूज की बहुत ज्यादा गंभीरताएं भी सामने आई हैं, बहुत से प्रोएक्टिव मेजर्स भी सामने आए हैं, बहुत सी संस्थाएं सामने आई हैं, और इन्होंने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक तरह से इन दो पुराने मीडिया की विश्वसनीयता को बढ़ाया भी है। क्योंकि आज की डेट में आप सोशल मीडिया पे पढ़ेंगे कि कोरोना की वैक्सीन बन गई है, लेकिन एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति तब तक यकीन नहीं करेगा जब वो कल सुबह के अखबार में या किसी मेजर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल पे उस खबर को न पढ़ ले। एक तरह से देखा जाए तो कोरोना काल में आपकी जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ मीडिया थी, जिसमें मैनिपुलेशन करना आसान नहीं था, उसको सोशल मीडिया की जो फेक न्यूज और सोशल मीडिया की स्पीड है, उसने अधिक विश्वसनीयता दी है। इसीलिए मैं वापस आऊंगा इस बात पर कि प्रिंट मीडिया को हताश होने की जरूरत नहीं है। प्रिंट मीडिया का एक बहुत बड़ा वाइडर सेगमेंट क्रिएट हो रहा है, प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता क्रिएट हो रही है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा उनको अपने रेवेन्यू मॉडल पे काम करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में स्पेशली, विदेशों में तो कम है, हिंदुस्तान में जो प्रिंट मीडिया है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। हिंदुस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती है, बट हिंदुस्तान की प्रिंट मीडिया गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। हालांकि दोनों ही एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू पे डिपेंड करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी प्रभावित हुई है आज के समय में, बिकॉज जब आपकी कॉर्पोरेट्स काम नहीं कर पा रहे, आपकी कंपनियां बंद हैं, उनको नुकसान हो रहा है, तो बट नेचुरल है कि वो उस स्तर पे कैंपेन मोड में नहीं जा सकते, उस स्तर पे विज्ञापन नहीं दे सकते। लेकिन इसके बाद भी मेरा मानना है कि एक प्रिंट मीडिया के पाठक को स्पेस अभी मिलेगा। हो सकता है कि वो जिस तरह से लोग सहज हुए हैं लैपटॉप यूज करने में, जिस तरह से लोग सहज हुए हैं मोबाइल फोन यूज करने में, मोबाइल फोन पे पढ़ने में, बच्चे सहज हुए ऑनलाइन क्लासेस करने में, अपने असाइनमेंट्स करने में, तो अभी तक हम असहज होते थे ई पेपर पढ़ने में। अब हम हो सकता है कि सहज हो जाए, हम ई पेपर्स को सब्सक्राइब करना शुरू कर दें, हम सहज हो जाएं, हम बहुत आसानी से जो है अपने टैब पर या अपने मोबाइल पर ही खबरों को पढ़ना शुरू कर दें। तो जो एक सीरियस न्यूज कंटेंट की इंपॉर्टेंस है वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में और मजबूती से उभर के आएगी, और उन्हें इस सहारे को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण इश्यू है मास कम्युनिकेशन मीडियम का, वो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अभी तक हम सेट टॉप बॉक्स पे चलते थे, सेट टॉप बॉक्स, केबल टीवी ने भी सेट टॉप बॉक्स ले दिया, और अब सेट टॉप बॉक्स से ऊपर अब ओवर द टॉप बॉक्स आ गया है हमारा, यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। इनका बहुत महत्व बढ़ा है, और मैं भी एक स्टडी देख रहा था, इसी वार्ता को तैयार करने के लिए मैं एक स्टडी देख रहा था,
तो अमेरिका में करीब 56% जो है इंक्रीज हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, यानी जो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, G5 है, हॉटस्टार प्रीमियम है, या इस तरह के जो चैनल्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, इनको हम ओटीटी बोलते हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। यानी सेट टॉप बॉक्स तो आपकी टेलीविजन के ऊपर होता था, अब ये ओवर द टॉप है, यानी कि अब ये टॉप पर, यानी सैटेलाइट लिंक या जो आपका मीडिया लिंक है, इंटरनेट लिंक है, ब्रॉडबैंड लिंक है, ये उसके थ्रू आपके टेलीविजन में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में ये आ रहा है। सो ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स का बहुत महत्व बढ़ा है। एक और इंक्रीमेंट हुआ है कि अभी तक केबल टीवी ने और डीटीएच ने, वीडियोकॉन जैसे डीटीएच ने तो मीडिया खरीद कर, यानी पैसा देकर लोगों को हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर, बोलिए। ये सब प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू सर। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा था कि अभी तक क्या था कि मैं वही कह रहा हूं आपसे कि देखिए, कोरोना ने सारी चीजों को स्पीड अप किया है मास कम्युनिकेशन के मीडिया में। ये सारी चीजें आज नहीं, 2 या 3 साल बाद हमारे सामने आनी ही थी, 5 साल बाद आनी थी। आप बस समझिए कि फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। कुछ दिन बाद ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स का, चूंकि हमारे यहाँ इंटरनेट बहुत सस्ता है, हमारे यहाँ इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है, इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए धीरे धीरे जियो के 4G ने एक रिवॉल्यूशन लाया है। कुछ दिन में मुझे लगता है 1-2 साल में हम 5G पर भी आ जाएंगे। तो 3G की स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी तो हो गई है कि इन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के सर्वर आपको कंटेंट दिखा पाते हैं। सो अब आपका जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम केबल टीवी को पैसा देना हमने शुरू कर दिया था। पहले हम दूरदर्शन देखते थे, फ्री में देखते थे, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करते थे। फिर केबल टीवी आया, हमें बड़ा खराब लगा कि अरे 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए महीना दे रहे हैं। फिर अचानक से सेट टॉप बॉक्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और फिर हमने डीटीएच का कॉन्सेप्ट शुरू किया। फिर हमने 400-400, 500-500 रुपए महीना, और कुछ घरों में उनके पैकेज के हिसाब से 1000 रुपए महीना तक हम खर्च करने लगे। ऐसे में हम मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि न्यूज हो चाहे एंटरटेनमेंट हो, हमको उसके लिए पैसा देना होगा। और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ने ऐसे समय में एंट्री की जब वो आए, अभी सस्ते हैं वो। जैसे नेटफ्लिक्स का आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको करीब 600-650 रुपए महीने देने हैं। अदरवाइज बाकी के जो अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार प्रीमियम या G5 या इस तरह के जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ तो बिल्कुल ही फ्री हैं, MX प्लेयर वगैरह जैसे जो ऐप बेस्ड OTT है। तो ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, इन्होंने आपको जो है पैसा देना भी सिखाया और आपको एक अलग कंटेंट देना सिखाया। हालांकि उस कंटेंट पे भी अब बहस का एक मुद्दा शुरू हो गया कि क्या उस कंटेंट को हम सेंसर करें या उस कंटेंट को हम अपने सेंसर के परिव्यू में लाएं। फिलहाल आज की डेट में वो एक फ्री मीडिया में ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म और बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कोरोना के समय में अभी गुलाबो सिताबो जैसी मूवी जो कि बॉक्स में पड़ी रह जाती, सिनेमा हॉल्स बंद हैं और अगले, मुझे लगता है कि मॉल्स में जो ये सिनेमा हॉल्स है और जो थिएटर्स हैं, ये सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित होंगे मास कम्युनिकेशन के एक मीडियम के रूप में, क्योंकि अभी भी लोगों का विश्वास जमने में और एक साथ भीड़ जुटा के सिनेमा हॉल्स में जाने में, थिएटर्स में जाने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसी स्थिति में लोग फिल्में अपनी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज करना शुरू कर चुके हैं। गुलाबो सिताबो भी एक मूवी रिलीज हुई, 1-2 मूवीज और रिलीज हुई हैं जो OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज हुई हैं। तो ये भी इसका विरोध भी कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल सिनेमा वाले हैं। लेकिन बदलना पड़ेगा, सबको अपने समय के साथ बदलना पड़ेगा। और आप ये सोचिए, ये कल्पना करिए कि अगर ये विकल्प नहीं होते हमारे पास तो पूरी की पूरी दुनिया ठहर गई होती। 2-2, 3-3 महीने लोग घरों में रहे और अगर उनके पास सोशल मीडिया का विकल्प नहीं होता या OTT प्लेटफॉर्म्स का विकल्प नहीं होता तो पूरी की पूरी दुनिया ठहर गई होती। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो मुझे लगता है कि मास कम्युनिकेशन मोड में बड़े अच्छे न्यूज चैनल्स भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो हॉटस्टार खोलेगी और हॉटस्टार में लाइव न्यूज पर जाएगी और लाइव न्यूज में जो न्यूज आ रही है वो देख लेगी। वो जरूर उसके पास अब इतना टाइम नहीं है चलते फिरते कि वो रुकेगी और वो रात के 9 बजे के बुलेटिन का वेट करेगी। सो उनको सारे हर तरह के ऑडियंस को कैटर करना है। एक और पॉजिटिव चीज मैं देखता हूं ट्रेडिशनल मीडिया के लिए, मेरा मानना है कि प्रिंट मीडिया स्पेस अपना बनाएगी वापस। हालांकि उसका मोड अलग हो जाएगा थोड़ा सा।
प्रिंट मीडिया के साथ एक नुकसान और था, अभी तक आप अच्छे अखबारों की वेबसाइट, इवन पंजाब केसरी, इवन अमर उजाला, इवन दैनिक जागरण या इस तरह की किसी भी वेबसाइट्स को देखते थे तो वहां मसालेदार, चटपटी और थोड़ी वाहियात टाइप की खबरों की भरमार ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि उनका रेवेन्यू मॉडल भी फेक न्यूज पर आधारित था, भले वो इस बात को स्वीकार न करें। ये फेक न्यूज का मॉडल थोड़ा सा सम्मानजनक था। क्लिक बेट बोलते हैं, क्लिक बेट यानी किसी को मतलब वो बलि का बकरा बनाना, तो क्लिक बेट यानी ऐसी चटपटी जैसी हेडलाइन लगा देना या ऐसी चटपटी या मसालेदार खबरें परोस देना कि मजबूरी में कोई व्यक्ति जाके क्लिक करे और क्लिक करने से उनके यूजर नंबर बढ़ जाए और उनकी रेवेन्यू बढ़ जाए। अभी तक ये अखबार कभी भी खबरों को लेकर सीरियस नहीं थे, खबरों को लेकर सीरियस तरीके से अपनी वेबसाइट्स पर एफर्ट नहीं करते थे। इनका जो सीरियस ब्यूरो है, जो मेन ब्यूरो है, जो बड़ी खबरें लिखता है, वो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द देम, मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव देखा है कि फॉर एग्जांपल अमर उजाला का जो यहाँ पर ब्यूरो है वो बहुत गंभीर और बहुत अच्छे पत्रकारों से जुड़ा हुआ ब्यूरो है, लेकिन उनकी खबरें अमर उजाला की वेबसाइट पर आपको बाईलाइन बहुत रेयर मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट शायद अलग है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूं, इसमें मुझे अगर कोई सुधारेगा तो मुझे खुशी होगी। मैं एक बहुत ज्यादा रिसर्च किया हुआ स्टेटमेंट नहीं है मेरा ये, लेकिन मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। या दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण में जो इंपॉर्टेंट खबर है, या हिंदुस्तान है या टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो इंपॉर्टेंट खबर है वो बहुत हल्के फुल्के तरीके से, या उसका जो कोई मसालेदार कंटेंट है वो आपको अखबारों की वेबसाइट पर मिलेगा, लेकिन वो कंटेंट उनके ई पेपर में तो आपको मिलेगा, अदरवाइज ऑनलाइन आपको वो कंटेंट पढ़ने के लिए अखबार को पढ़ना पड़ेगा। शायद वो अभी तक ये सोचते थे कि अखबार की बिक्री बंद हो जाएगी अगर हम सब कुछ वेबसाइट पर डाल देंगे तो, लेकिन अब मजबूरी है, बिक्री तो कम हो गई है, बंद नहीं हुई है लेकिन कम हो गई है, और इसको वापस ग्रो करने में बहुत टाइम लगेगा, या शायद उनको अपने कंटेंट पर ध्यान देना होगा, अपनी वेबसाइट्स पर ध्यान देना होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मैं समअप करते हुए ये कह रहा हूं कि उनको भी अपने पुराने जमाने के जो 90s, अर्ली 90s या लेट 90s का जो दूरदर्शन टाइप की न्यूज फॉर्मेट था उस पर आने की जरूरत है। अच्छे बुलेटिन, अच्छे कंटेंट बनाने की जरूरत है, जो ऑन द स्पॉट पब्लिक इंटरेक्शन से सतही कंटेंट क्रिएट करते थे, उसमें उन्हें प्रॉब्लम आएगी। एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि बुक्स और पब्लिशिंग हाउसेस को फायदा होगा। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। लोगों के अंदर किताब पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लोगों ने किताबें खूब खरीदी भी हैं इस बीच, किताबों का महत्व तो समझा है इन 2-3 महीनों में लॉकडाउन में। मैं उनकी बातें कर रहा हूं जो उस तरह के एविड रीडर्स थे जो किताबों से थोड़ा दूर हट गए थे। वो अब इन किताबों का भी वही है कि वो ई बुक्स में भी लोग पढ़ सकते हैं, किंडल पे भी पढ़ सकते हैं, किताबों को खरीद कर पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने अपनी सारी बातें की हैं, समअप कर दी हैं मैंने इसको। जैसा पहले भी मैंने माफी मांगते हुए कहा था कि मैंने बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी टॉक को तैयार नहीं किया था, तो मुझे जितने मेरे पॉइंट्स याद आए मैंने वो सारे इसमें समअप कर दिए हैं। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि लास्ट में अपनी बात को समअप करते हुए कि कोरोना ने मास कम्युनिकेशन मीडिया को चैलेंजेस दिए हैं, ट्रेडिशनल मीडिया को एक अवसर भी दिया है और विश्वसनीयता बनाने का उनको एक अवसर दिया है। और बहुत चीजें जो हमें आज से 5-7 साल बाद होनी थी वो फास्ट फॉरवर्ड होकर हमारे सामने आई हैं। हम उनको स्वीकार करें, अपनी लिमिटेशंस को सुधारने की कोशिश करें, उसको निगेशन में ना रहें कि नहीं 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 ये बस 2 महीने की बात है। ये 2 महीने की बात नहीं है, अब ये स्टैब्लिश हो गया। मास कम्युनिकेशन के चेंजेस यहां से आपको सकारात्मक और हो सकता है कुछ चीजों में नकारात्मक भी हो। इमीडिएटली आपको हो सकता है रेवेन्यू लॉस दिख रहा हो, इमीडिएटली हो सकता है आपको जॉब्स जाती हुई दिख रही हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि भारत की मीडिया और विश्व की मीडिया, क्योंकि देखिए ये देश या विश्व बिना मीडिया के चल नहीं सकता, बिना मास कम्युनिकेशन के चल नहीं सकता है। तो हम अपने आप को किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट करेंगे, इवॉल्व करेंगे। इवोल्यूशन मनुष्य का स्वभाव रहा है, मनुष्य की सोसाइटी का स्वभाव रहा है, तो ये बहुत अच्छा उभर कर हमारे सामने आएगा। और जो नई चीजें आ रही है उनको अंगीकृत करिए, उनको स्वीकार करिए, मेरा यही मानना है। और जो पुरानी चीजें उनमें कैसे परिवर्तन आ सकता है, एक समाज के सदस्य के रूप में हम उसको जो है स्वीकार करें। और अंत में लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं अपने मास्क के साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप सब लोग अलग अलग अपने कमरों में बैठे होंगे इसलिए आप सबने मास्क नहीं लगाए हैं, आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस स्पेस में या किसी ऐसी जगह पर हैं कि आपने मास्क नहीं लगाया, तो आपको मास्क लगा के या अपनी टॉक सुनिए या टॉक करिए।
और अभी भी मानिए कि हमें बहुत सावधानी रखनी है। ये कुछ मास्क की जरूरत नहीं है या सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यहाँ पे जो मेरे गुरुजन हैं, मेरे जो वरिष्ठ हैं, मैं उनको फिर से प्रणाम करता हूँ। सुशील जी, दीपा जी, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद।